हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं यार एग्जाम पर। और अपना जो लेक्चर नंबर 6 होगा और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब जो अम्ल का और क्षारक का जो विलयन होगा वो कितना प्रबल होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं भाई कितना प्रबल होगा, तो आप सबको पता होगा भाई जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मान लो HCl में ब्रैकेट में क्यों लिखूं तो सॉल्यूशन है। अगर NaOH के ब्रैकेट में अगर मैं A क्यों लिखूं तो दोनों क्या है, विलयन सॉल्यूशन है। इसका मतलब कितने इसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव आयन है और इसके अंदर क्या है, OH नेगेटिव आयन है। तो अगर मैं बात करूंगा भाई एसिड यानी अम्ल और क्षारक यानी बेस, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे भाई कितना प्रबल है या वीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो निर्भर करेगा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, या फिर अगर ये तो एसिड के लिए होगी, अगर मैं बेस की बात करूंगा तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पर। जैसे मान लो भाई मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मैंने A और B में मेरे पास दोनों में एसिड है। ठीक है, अगर मैं यूं कहूं कि इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें H पॉजिटिव आयन कम है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और वीक एसिड कौन सा होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन कम होंगे। वही काम बेस में होगा, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस और जिसमें OH नेगेटिव कम वो वीक बेस। यानी प्रबल अम्ल वो अम्ल या प्रबल अम्ल वो होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन की मतलब सांद्रता है वो ज्यादा हो, ठीक है, और जिसमें कम होगी वो यानी प्रबल अम्ल और जिसमें कम होगी वो दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे अगर हम बुक के अंदर जाकर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर आप मतलब टॉपिक के अंदर पढ़ोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक मतलब सूचक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सर्वल्स इंडिकेटर को मिलाकर जो बनाया जाता है डिफरेंट कलर का। जैसे मैं अगर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखाऊं, जब आप आगे देखोगे ना ये पीएच वैल्यू लिखी मिलेगी 0 से आपको 14 तक, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे अगर इसके अंदर हम अब क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे भाई पीएच स्केल, भाई H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव जो आयन है ना, उनकी कंसंट्रेशन का हमें कैसे पता चलेगा भाई किस सॉल्यूशन में तो ये ज्यादा है और किस सॉल्यूशन में क्या है ये कम है। तो किसके द्वारा पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें पीएच स्केल के लिए और पीएच स्केल। ठीक है, जैसे इसमें लिख भी रखा है द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. If the P in pH stand for potenge in German meaning power, on the pH scale we can measure pH generally from, ये तो मैं आपको मतलब बता ही दूंगा। ठीक है, जैसे हो देखो भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, डिफरेंट कलर शो करेगा। क्या शो करेगा आपको, डिफरेंट कलर्स। कब करेगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, मतलब अगर H पॉजिटिव होगी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी तो आपको अलग अलग रंग दिखाएगा, कौन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे अगर हम बात करेंगे हम डेफिनेशन की किसकी, पीएच स्केल। ठीक है, इस प्रकार ही लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या है भाई, ऐसा स्केल जो किसको मापेगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसको मापेगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को। ठीक है, उसको बोलेंगे पीएच स्केल। यहाँ पे जो पी है, अगर मैं इसकी मतलब इसके मीनिंग की बात करें तो पी का मतलब यहाँ पे है जर्मन जो लैंग्वेज है पोटेंज। क्या मतलब इसका, पोटेंज जर्मन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग अगर बात करें पोटेंज की, इसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर और मैं बात करूं पी की, पी किसके लिए स्टैंड कर सकता है, पोटेंशियल के लिए। किसके लिए, पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का। यानी पोटेंज या पोटेंशियल बोले इसका मतलब पावर, अगर पोटेंज बोले जर्मन वर्ड है इसका मतलब है पावर, शक्ति, या पोटेंशियल भी शक्ति होगी।
इसकी हाइड्रोजन आयन की, यानी वो स्केल है जो आपको क्या दिखाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कम है या ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। कैसे बोलेंगे अब देखते हैं पूरा इसका डायग्राम के साथ। अगर मैं पीएच स्केल पेपर में आएगा तो 2 नंबर के मार्क्स में आएगा, ठीक है। जैसे बनाना आ जाए कि ड्रा पीएच स्केल, ऐसे मान लो भाई, कैसे ड्रा करेंगे हम इसको, ये पट्टी दिखा दी, इसकी जो वैल्यू लिखोगे 0 से 14 तक है, ठीक है, 0 से 14, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये बीच में मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। अब इसके अंदर जब देखोगे ना आप, तो यहां आपको ब्लू कलर ज्यादा दिखेगा, देखो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कम दिखेगा आपको, और वैसे यहाँ पे ज्यादा दिखेगा और यहाँ पे कम, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, देखियो, देखो कैसे, देखो यानी अगर आपसे पूछ ले भाई पेपर में पीएच स्केल की रीडिंग कहां से शुरू होती है, तो ध्यान रखना 0 से 14 तक, ठीक है, समझ में आई बात है। अगर मैं बात करूं 7 के ऊपर, किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, तो यहाँ पे होता है न्यूट्रल वैल्यू, क्या कितनी वैल्यू देगा, न्यूट्रल, यानी इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या है, अ सॉल्यूशन नाइदर अ एसिड नोर अ बेस, ठीक है, यानी उदासीन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या मतलब होगा इसका, उदासीन, ठीक है, ना तो वो बेस है और ना ही उसके अंदर क्या है, एसिड है, यानी वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। कितनी वैल्यू पर है, 7 पर। अगर यानी 7 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0 से 7 के बीच में, 0 से 7, तो वो होगा आपका एसिडिक, कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक, यानी एसिड होगा, यानी अम्लीय होगा वो। अगर मैं बात करूं फिर 7 से लेके 14 तक, तो कैसा मतलब सॉल्यूशन होगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक होगा वो, क्षारीय प्रवृत्ति का, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, इस 0 से 7 के बीच में एसिड होंगे और 7 पे न्यूट्रल, उदासीन, और 7 से लेके 14 तक आपके बेस होंगे। अगर अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिखा भी रखा, ये यू दिखा रखा है यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस, ये ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये OH नेगेटिव। तो ध्यान रखना, एक बात मैं आपको यहीं पे क्लियर करता हूं, जब भी आप 1 से 14 की तरफ जाओगे तो H पॉजिटिव आयन हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे, H पॉजिटिव आयन घटेंगे, और क्या बढ़ेंगे आपके OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन बढ़ेंगे, ध्यान रखना है बात। और जब आप 14 से 1 की तरफ आओगे तो आपके क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस तो बढ़ेंगे और OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, घटेंगे, ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर भी हम 2 पार्ट में, जैसे मान लो मैं स्केल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दूं, अगर मान ले भाई मेरे पास, मैंने 2 पार्टों में है नहीं, मुझे जस्ट आपको समझाने के लिए, 0 से 7 और 7 से 14 कर दिया डिवाइड, ये एसिड को बताएगा, ये बेस को। अब इसमें से भी अगर आपको मैं कह दूं कि मान लेते हैं भाई मेरे पास 2 सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, चलो 4 बीकर मान लेते हैं, B C D, 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 बीकर है। इसका पीएच मान जब देखा गया तो कितना आया, 2, पीएच वैल्यू कितनी इसकी, 2। इसकी देखी गई तो कितनी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आई 6, इसकी देखी गई तो कितनी आई 7, इसकी देखी गई तो कितनी आई 9, और इसकी देखी गई तो कितनी आई 14। पीएच वैल्यू है ये सारी की सारी। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपको यही लिख के देगा कि भाई आपके पास बीकर है 3, ABCD या कुछ भी आपके जो सॉल्यूशन कह देगा कि सॉल्यूशन इतना पीएच मान दे रखा है, और आपसे पूछेगा भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और उसके अंदर भी पूछे कौन सा अम्ल यानी कौन सा क्षार है, फिर उसके अंदर भी पूछ सकता है आपसे कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कौन सा प्रबल अम्ल और कौन सा दुर्बल अम्ल है, वैसे बेस में होगा। तो अब देखो ध्यान से,
भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा होंगे, और वीक एसिड कौन सा होगा? H पॉजिटिव आयन से कम होंगे। लेकिन एक लिमिट है एसिड के लिए, क्या लिमिट है? 0 से 7, 0 से 7, 7 से ऊपर जैसे आप गए ये क्या स्टार्ट हो जाएंगी? वैल्यू किसकी स्टार्ट होंगी? बेस की। किसकी? बेस की, यानी अक्षारक की। ध्यान रखना, जो मैं ये H पॉजिटिव आयंस की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके लिए किसके लिए होगी? 0 से 7 के बीच में, ठीक है, समझ में आई? फिर उसके बाद 7 से 14 बेस होगा। तो इसमें से अगर पहले क्लासिफिकेशन करो भाई एसिड, बेस और साल्ट का, तो सबको पता होगा ये वाले सॉल्यूशन क्या है, इनमें एसिड है, और इधर वाले सॉल्यूशन में क्या है? बेस यानी अक्षारक है, और जो बीच में रहेगा जिसका साथ है ये न्यूट्रल है यानी उदासीन है, ठीक है। अगर मैं इनमें से बात करूं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन सा होगा और वीक यानी दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, बात करूं अगर, तो ध्यान रखना। देखो अब पीएच अगर मान लो भाई यहाँ पे 2 है ये, और ये कितना है? 6। तो देखो ध्यान से 0-7 के बीच, 7 के बीच में देखो, 0-7 के बीच में तो H पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं? H पॉजिटिव आयन क्या हुए? डिक्रीज, यानी 2 के ऊपर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है और 6 के ऊपर H पॉजिटिव आयन कम है, यानी ये वाला आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड आपका बी विक्रम के अंदर क्या होगा? आपका वीक अम्ल, यानी वीक दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल होगा। अगर वैसे ही अगर बेस की बात करूं तो बेस में देखो आप यहां से जाओगे ना, जब OH नेगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, यानी 7 से जब 14 के बीच में जाओगे तो OH नेगेटिव आयंस आपके इंक्रीज होंगे भाई, क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो ध्यान रखना, जैसे वैल्यू अब 9 और 14 है, 9 तो ये है और 14 आपकी ये, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये तो आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अक्षारक, और ये आपका क्या होगा? वीक बेस यानी दुर्बल क्षारक, ठीक है। कंपैरिजन पे अगर मैं मान लेता इसकी पीएच वैल्यू अगर 8 आ जाती है, किसी की 8 होती पीएच वैल्यू, तो ये सबसे वीक होता बेस, ठीक है। इनके बीच में कंपेयर करते ना 9 और 8 के बीच में, तो ये वीक बेस होता और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता, फिर ये दुर्बल क्षारक और ये प्रबल क्षारक। समझ में आई बात सारी? तो ये था भाई पीएच स्केल के बारे में, डिटेल में आपको एक एक चीज बता दी है कि किस प्रकार से कैसे कैसे ये चीजें होंगी, ठीक है। अगर अब आगे बात करोगे तो वही जैसे आपकी कुछ एडिबल चीजें होती, खाने की वस्तु चीजें, ठीक है, तो उनके अंदर पूछ लेता है कि कौन सा एसिड होगा, किसके अंदर कौन सा नहीं होगा, ठीक है, किसमें एसिड होगा किसमें बेस होगा। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि किसी के अंदर एसिड है या बेस है? पीएच स्केल कर, अगर जैसे लिटमस पेपर का हम यूज करते थे, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलिन का भी यूज किया था हमने एसिड और बेस बताने के लिए। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड मतलब कौन सा एसिड वीक है, तो उसमें आप किसका यूज करोगे? पीएच स्केल का यूज करोगे, ठीक है। पीएच स्केल के द्वारा आप क्या बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये लिख रखा है इंक्रीज H पॉजिटिव आयंस, डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अगर अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर देखोगे ध्यान से, तो एक गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है, लेमन जूस एसिडिक होता है ना, प्योर ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्योर ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। देखो ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपको, गैस्ट्रिक क्या था? ग्लैंड थी, जूस लेमन जूस, प्योर वाटर और ब्लड का, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या फॉर्मूला होता है? MgOH की ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो इसका वैल्यू लिख रखी 14, इसकी लिख रखी है कितनी? 10, इसकी 7 के एग्जैक्ट 7.4, इसकी है 2.2 और इसकी वैल्यू लिख रखी है 1.2। तो ये आपको कलर भी दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा है। अगर हम बात करूं भाई गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस, जठर रस, ये मेनली ये किस ग्लैंड से निकलता है? ये निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से,
कहां से निकलता है ये? जब आप बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर डिस्कस करोगे, उसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है। तो ये मेनली क्या क्या छोड़ती है? ये एचिल एसिड छोड़ती है, ठीक है। तो ये एचिल एसिड ही है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस जो बोल रहा है ये एचिल एसिड ही है, HCl अम्ल, जिसका पीएच मान कितना होता है 1.2। तो पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है 1.2। लेमन जूस एसिड ही पाया जाता है उसके अंदर भी, कितना होता है पीएच मान 2.2। अगर शुद्ध जल पूछे या आपका रुधिर का पीएच मान पूछे तो कितना होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, ये देखो अब यहां तक तो थे आपके एसिड, ये न्यूट्रल उदासीन है, ना ये एसिड और ना ही बेस। ये आपके क्या गए अब? ये आपके बेस है दोनों, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज था इसके अंदर। अगर जैसे मतलब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि भाई मैं मिल्क और मैग्नीशिया किस में लिया जाता है, जब आपके स्टमक के अंदर मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? आपके स्टमक में होती है, ठीक है। ये होती कहाँ है? ये स्टमक में, अमाशय में, जठर ग्रंथि, ठीक है। क्या छोड़ती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको न्यूट्रलाइजेशन कौन करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जब भी अगर आपके मतलब मान लेते भाई अगर किसी चीज के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है, इंक्रीज होगी एसिड की वैल्यू, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल करना पड़ेगा तो उसके अंदर क्या डालनी पड़ेगी हमें? क्या डालना पड़ेगा? बेस। यानी अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो उसके अंदर क्या डालेंगे? अक्षार। क्या करने के लिए? उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी ना, उदासीन करने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए अगर आपके स्टमक में मतलब एसिडिटी होती है तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं? इनो। उसके अंदर क्या होती है? बेस होता है वो, और एंटी एसिड बोलते हैं ना उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अब क्या बात करते हैं आगे, मोर अबाउट साल्ट। साल्ट के बारे में, सॉरी, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भाई इंपोर्टेंस क्या होती है पीएच वैल्यू की अपने जो एवरीडे लाइफ है उसके अंदर? जैसे आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acidic rain. When acid rain flow into rivers, it low the pH of the river water. The survival of aquatic life in such river become difficult. तो क्या बात है, पीएच अगर एवरीडे लाइफ के बारे में बात करेगा, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे आवर बॉडी है, हमारा शरीर है, किस पीएच रेंज के ऊपर काम करता है? बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 7 के आसपास ही काम करेगा, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। जैसे मैं इसमें वैल्यू लिख रखी थी 7 से लेके 7.8, इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ना ही तो एसिडिक होगी और ना ही क्या होगी, बेसिक होगी वैल्यू बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ये सिर्फ किस रेंज पे काम करता है? 7 के आसपास काम करता है। हमारा बॉडी जो शरीर ना अपनी काम करती है, तो उसका पीएच वैल्यू पूछ ले तो कितनी होती है? 7 से 7.8, और ब्लड की कितनी थी? 7.4। अब इसमें से एक टॉपिक आया एसिड रेन, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्लीय वर्षा। क्या होता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा? भाई इनमें डेफिनेशन लिख रखी है, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर या रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर पीएच मान बारिश का कितने से कम हो गया? 5.6 से कम हो गया, तो उसका क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। क्यों? क्योंकि 5.6 का मतलब क्या है? 7 से कम, यानी एसिड की मतलब वेरी करेगा। एसिड था ना 0 से 7 के बीच में आपका एसिड होता है, ठीक है। अब कारण क्या होता है भाई एसिड रेन का? ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई अगर पीएच मान आपका उस जल का कितना होगा? 5.6 से कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोलेंगे। कारण इसका मेनली 2 गैस होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी जब भी नाइट्रोजन को और या जैसे मान लो भाई कोयला और या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जुड़ाओगे ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोल और डीजल, मेनली जब भी पेट्रोल और डीजल जलाते हैं ना, तुमसे धुआं निकलता है, उसके साथ में गैस निकलती है बाहर, ठीक है। क्योंकि कंबस्शन होगा, कैसे कंबस्शन होगा? इनका ऑक्सीजन के साथ, तो इनमें सल्फर की और नाइट्रोजन, सल्फर की मेनली मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो किससे रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन से। और दोनों की दोनों कैसी गैस होती हैं? पॉइजनस गैस होती हैं, जहरीली गैसें। तो इनके कण पार्टिकल कहाँ जाएंगे? एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर जाएंगे। जैसे ही बारिश होगी
तो बारिश के साथ क्या होंगी, ये मिक्स होंगे, और बारिश के साथ मिक्स होंगे तो उसका वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके अंदर एसिड की वैल्यू, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, तो उसको क्या क्या मतलब उसको उस बारिश को क्या बोलेंगे, एसिड रेन। इसलिए कहा जाता है भी जब भी पहली बारिश होती है उसके अंदर नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा पहली बारिश होगी वो कैसी रेन होगी, अम्लीय रेन होती है, एसिड रेन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कारण ये दो गैस, इसके अंदर एक साथ में आपको बता, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ना। किसका बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना। किसके कारण तापमान बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। किसके कारण, मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग पूछ ले भाई किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसी को, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही सनलाइट गिरती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो सनलाइट क्या करेगी, उसका सनलाइट मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उस सनलाइट को क्या करेगी, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर ट्रैप कर लेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर रही है तो अर्थ का टेम्परेचर मतलब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, कारण होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए भाई, प्लांट लगाने चाहिए। क्यों, प्लांट में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं, एसिड इन अदर प्लेनेट, ये डू यू नो के अंदर द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, जैसे वेनस का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, यहाँ पे इसके ऊपर बादल बने होते हैं। किसके बादल बने होते हैं, मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक नंबर में पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना ये चीज। क्या पूछेगा कि भाई जो वेनस प्लैनेट होता है, ठीक है, इसके ऊपर जीवन संभव क्यों नहीं है। कारण एक ही है, इसके ऊपर जो क्लाउड होते हैं ना, बादल, व्हाइट और येलोविश कलर के, ये हमेशा मतलब किसके बने होते हैं, येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसके बने होते हैं ये, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो सल्फ्यूरिक एसिड के है तो हर टाइम यहाँ पे क्या होगी फिर, किसके ऊपर, वेनस के ऊपर, शुक्र ग्रह के ऊपर क्या होगी, यहाँ पे हर टाइम एसिड रेन होगी, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल एट दैट प्लेनेट, मतलब इस ग्रह के ऊपर जीवन संभव क्यों नहीं है, कारण यहाँ पे व्हाइट और येलोविश कलर, येलो कलर के क्या होते हैं, बादल बने होते हैं। किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। लिखी भी रखी है बात, आप पढ़ लेना, ठीक है, मोटे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बैकयार्ड की मिट्टी की बात करूं, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोयल इन योर बैकयार्ड, मतलब आपके मतलब आसपास देखना पे मिट्टी होती है। अगर मिट्टी के अंदर मान लेते हैं भाई, मिट्टी देखे ना कई बार नूनी छोड़ने लग जाए दौड़े दौड़े रंग की, वहां तो क्या कारण होता है, सोलिनिटी। अगर मिट्टी के अंदर, जैसे मिट्टी की आप जांच करवाओगे, अगर मिट्टी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है, सोयल के अंदर, मृदा के अंदर, अगर मृदा के अंदर एसिड की, अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर, बेस मिलाना पड़ेगा, ठीक है। क्या मिलाना पड़ेगा, बेस यानी अक्षारक, ठीक है, ताकि उसको क्या कर दे, सोइल को न्यूट्रल कर दे और उसकी फर्टिलिटी क्या कर दे, दोबारा से इंक्रीज कर दे। अगर सोइल के अंदर बेस की मात्रा ज्यादा है, यानी क्षारक की मात्रा ज्यादा है, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर, थोड़ा बहुत एसिड यानी अम्ल मिलाने पड़ेंगे, ताकि उसको क्या कर, दोबारा से न्यूट्रल, उदासीन कर दे, और उदासीन करके दोबारा से क्या करे, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।